बच्चों नमस्कार, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर विलियन से। यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, विलियन। अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज हम जानेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी के बारे में। स्थिर क्वाथी की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आदर्श एवं अनादर्श विलियन में अंतर। देखो बच्चों, हमने यह तो समझ लिया था कि आदर्श विलियन कौन से हैं और अनादर्श विलियन कौन से हैं। एक छोटा सा रिवाइज हो जाएगा हमारा, और एक हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारी आज के इस लेक्चर की आदर्श एवं अनादर्श विलियन में अंतर से। ठीक है, तो बात है आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर की। चलिए शुरू करें हमारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया, कुछ याद आ रहा हो अगर आपको? हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा याद कीजिए। हमने सबसे पहला पॉइंट आदर्श एवं अनादर्श विलियन के लिए क्या पढ़ा था, जो राउल्ट्स के नियम की पालना करे। यानी कि आदर्श विलियन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, राउल्ट्स के नियम की पालना करे, है ना। राउल्ट्स के नियम का पालन करे। यानी राउल्ट्स के नियम का जो पालन करते हैं कौन, विलियन, वो हमारे कहलाते हैं आदर्श विलियन। अब राउल्ट्स का नियम हमें क्या दिखा था बच्चों, ये था PA बराबर PA0 XA यानी काई A, है ना, और PB बराबर PB0 काई B। ये हमारा राउल्ट्स का नियम था। तो हमने देखा था कि आदर्श विलियन वह विलियन होते हैं जो कि राउल्ट्स के नियम का पालन करे, सबसे पहला। अब अनादर्श विलियन क्या होगा, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, है ना, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया, अनादर्श विलियन। जैसे कि PA is not equal to PA0 XA, ठीक है, and PB is not equal to PB0 XB। यानी कि यह राउल्ट्स का नियम हमने पढ़ा था। जो विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे वो तो होंगे हमारे आदर्श विलियन, और जो विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं वो हमारे होंगे अनादर्श विलियन। ठीक है, ये अनादर्श विलियन में भी हमने दो तरह के देखे थे, कौन से, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, चलिए अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बीच में, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये है कि आयतन परिवर्तन डेल्टा V, आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, आदर्श विलियन के लिए। यानी कि कहने का मतलब है जब हमने विलेय और विलायक को मिलाया तो क्या बना, हमारा विलियन बना। ठीक है, तो जितना आयतन हमारा विलेय और विलायक का था उनको जोड़ने पर जो आयतन होता है वही आयतन किसका होना चाहिए, विलियन का। इसका मतलब आयतन परिवर्तन 0 है, आयतन परिवर्तन यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मान लीजिए आपने 5 ml विलेय लिया और 5 ml ही विलायक लिया, तो आपका विलियन कितना होना चाहिए, 10 ml, है ना। यानी कि आयतन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो आयतन ज्यादा है ना ही आयतन कम है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा V क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, आदर्श विलियन के लिए। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अनादर्श विलियन की। किसकी बात करेंगे, अनादर्श विलियन की। तो अनादर्श विलियन के लिए जो आयतन परिवर्तन है वो 0 नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या कम होगा।
है ना, या तो आयतन जो विलयन बनेगा उसका आयतन विलेय और विलायक के आयतनों से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है उसके कणों पर। जो विलयन बन रहा है, विलयन में जो कण है वो कण पास पास हैं या दूर दूर है, उस पर ही तो निर्भर करता है ना भाई। जितना दूर दूर होंगे उतना आयतन ज्यादा घेरेंगे, पास पास होंगे तो आयतन कम घेरेंगे, है ना। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन अनादर्श विलयन के लिए 0 नहीं होता है, यानी या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो विलेय और विलायक के योग से जोड़ने पर जो आता है वह यहाँ पर जो है नहीं होगा विलयन के लिए आयतन। समझ रहे हो मेरी बात को? मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है यहाँ पर, अर्थ ये है यहाँ पर कि जो विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन बनेगा उस विलयन का आयतन या तो कम होगा या ज्यादा होगा। किससे कम या ज्यादा होगा? विलेय और विलायक के आयतन से कम या ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थिंग इसके बाद में हमारी क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो आदर्श विलयनों के लिए क्या होता है? 0। यानी कि यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी जो भी अभिक्रिया होगी, देखो आयतन यहाँ पे हम बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा जो हो रही है वो उत्सर्जित हो रही है या ऊर्जा जो है वो यहाँ पर अवशोषित हो रही है। अगर ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है तो हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्जा अवशोषित होती है तो हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं आदर्श विलयन में तो जितनी ही ऊर्जा अवशोषित होगी उतनी ही ऊर्जा मुक्त होगी, यानी दोनों बराबर रहेगी। मान लीजिए विलेय और विलायक की में जो है ऊर्जा जो होती है वहां पर मान लीजिए अवशोषित होती है, तो विलयन बने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या अभिक्रिया जो है वो ऊष्माशोषी है, क्योंकि ऊर्जा का परिवर्तन क्या है? शून्य है। क्या है? परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जितनी ऊर्जा लगाई जा रही है उतनी ही मिल रही है, मतलब दोनों बराबर बैलेंस हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पर 0। ठीक है, और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी? अनादर्श विलयन की। किसकी बात करेंगे? अनादर्श विलयन की। तो यहाँ पर हमारा एंथैल्पी परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी कि या तो अभिक्रिया में ऊष्मा जो है वो अवशोषित ज्यादा होगी या फिर उत्सर्जित ज्यादा होगी। समझ में है मेरी बात को? तो ये सारा हमारे अंतर थे किसके? आदर्श एवं अनादर्श विलयन के। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अंतर रह गया हमारा, कौन सा रह गया? हाँ जी, बिल्कुल सही है बात आपकी। जो भी आप सोच रहे हैं कि सही, हमारा यहाँ पर क्या छूट गया है? आकर्षण बल बंध, है ना। यानी कि यहाँ पर जब कोई विलयन ए है ना, तो यहाँ पे बच्चों ए मान लीजिए कोई विलय है ना, उसके मध्य का आकर्षण बराबर होगा बी के आकर्षण के, और ये बराबर होगा ए बी के आकर्षण के। यानी कि इनके बंध के मध्य जो आकर्षण हो रहा है वो कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं बच्चों कि जितना ज्यादा आकर्षण होगा उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? आकर्षण ज्यादा है, ज्यादा आकर्षण है तो वहां पर उस केस में जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित अगर होगा तो कैसा होगा? ज्यादा या कम? कम होगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण ज्यादा है। जब आकर्षण ज्यादा है तो द्रव भाप में या वाष्प में परिवर्तित कम होगा, तो उस केस में उसका वाष्प दाब भी क्या होगा? कम। जो कि हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं हम? आदर्श अनादर्श विलयन में हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे आदर्श विलयन की। अब जब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जो ए और बी के मध्य में जो आकर्षण है वहां पर ए बी में वो आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो आकर्षण नहीं होगा। क्या है ये? आकर्षण। ये आकर्षण बंध या बल, कुछ भी कह सकते हैं आप, आकर्षण बल या बंध। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो है आकर्षण जो है वो बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। जब ज्यादा आकर्षण होगा तो भाप कम बनेगी, वाष्प दाब कम होगा, है ना। तो
वहां पे हमने देखा था धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ये दो बातें पढ़ी थी हमने देखा था कि जब आकर्षण बहुत ज्यादा है ना, और जब आकर्षण बहुत ज्यादा है तब उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में वाष्प जो हो रही है वो कम बन रही है ना, और जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम लगेगा, तो हमने उसे कहा था ऋणात्मक विचलन, अनादर्श विलयन का। और जहां पर आकर्षण कम होगा तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, तो वहां पर जो है विलयन का वाष्प दाब जब ज्यादा होगा तो वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। ठीक है, यही सब हमने पढ़ा। तो आपको मुख्य ये चार बातें दिमाग में रखनी है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर करते समय, कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन से कैसे भिन्न है या अलग है, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हो गई हमारी आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर की। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन का, वो क्या है बच्चों, वो है हमारा स्थिर क्वाथी। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी के बारे में। क्या होता है स्थिर क्वाथी, एक बिल्कुल अलग ही चीज सुनने को मिल रही है। अब तक तो हम क्या सुन रहे थे, क्वथनांक सुन रहे थे भैया। अब स्थिर क्वाथी क्या चीज है, देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है स्थिर क्वाथी। वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। और इन मिश्रण घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, कोई मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी लिखा हुआ है सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल सही है, सही समझ रहे हो आप लोग कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने समझाया ही नहीं है अभी तक, तो समझ में कैसे आएगा। चलिए अब मैं समझाती हूँ आपको इसका मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थिर क्वाथी। देखो, इसको समझने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आपको क्या समझाते हैं, क्वथनांक, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वथनांक को समझते हैं। अब क्वथनांक क्या होता है, देखो क्वथनांक हमें पता है कि किसी भी द्रव को, है ना, किसी भी द्रव अवस्था को जब कौन सी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, गैस अवस्था में, है ना। द्रव अवस्था को जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तब उस केस पर जो हम ताप देते हैं, जो टेम्परेचर देते हैं, जो ताप देते हैं, वो ताप हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यही पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, कि किसी भी द्रव को जब गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना है तो एक ताप हम उसको देते हैं, और एक ताप, एक निश्चित वैल्यू आती है, एक फिक्स ताप आता है जिस पर अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, द्रव से गैस में। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। कौन सी अवस्था हो रही है यहाँ पे, द्रव से गैस में। तो वहां जो ताप दिया जाता है, फिर ये जो ताप होता है एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू, यानी फिक्स हो जाता है ये टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर जब भी पिघ बनना शुरू हो जाएगा, जब ये द्रव से गैस में परिवर्तित होना शुरू होगा, और जब तक ये पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होता है, ये ताप जो है वो फिक्स रहेगा, और उसको हम नाम देते हैं क्वथनांक। ठीक है, अब बात क्या आती है, बात तो आती है स्थिर क्वाथी की, कि स्थिर क्वाथी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने वाष्प के बारे में पढ़ा। क्या हुआ, मान लीजिए अब क्या हुआ, यहाँ पर एक द्रव है, ये यहाँ पर क्या है बच्चों, द्रव है। ठीक है, अब ये द्रव जो है ये किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में। ठीक है, ये हमने पढ़ा, जाना। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब द्रव को गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो जो हम ताप दे रहे हैं वो ताप हमारा क्वथनांक है। ठीक है, लेकिन क्या सच में यही बात है, क्या रियल बात क्या है, वो हम देखते हैं। देखो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है वायुमंडलीय दाब। क्या है, वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, और इसके द्वारा यहाँ पे ये कौन सा दाब लग रहा है, वाष्प दाब। कौन सा लग रहा है, वाष्प दाब। ठीक है, तो जब इसमें हम ताप देते हैं तो ताप देने पर जो भी वायुमंडलीय दाब है, जब वो वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तब उस केस में वो ताप जो है वो स्थिर हो जाता है, और उसे हम कहते हैं क्वथनांक।
ठीक है। यानी कि जब किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं और हम ताप देते हैं, ताप दे रहे हैं तभी तो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ताप दे रहे हैं तभी तो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा। रखे रखे द्रव में गैस से थोड़ी परिवर्तित होगा। हम क्या करते हैं उसके लिए, टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं। अब ताप देने पर क्या होगा कि ये जो वाष्प है इससे वाष्प दाब लगती है, हमें पता है। अब देखो, जब ये वायुमंडलीय दाब, बाहर की तरफ का है वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उस केस में ताप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी और उस केस में यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक। यानी कि जब एक द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव से गैस कहाँ जा रही है, वायुमंडल में, है ना। तो जब द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो एक फिक्स टेम्परेचर, एक ताप आता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो वहां पर क्वथनांक कब आता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब उस केस में हमें ये टेम्परेचर मिलता है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब बात हमारी ये तो हो गई क्वथनांक की। अब ये क्या कह रहा है, हमारा द्विघटकीय मिश्रण, दो मिश्रण हमने दो लिए हैं, दो घटक लिए हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी दो मिश्रण लिया, ठीक है, जब उनको हमने क्या किया, गरम किया, तो वहां पर जब उनको हमने उबाला तो उबालने पर दोनों का ही ताप एक ही आता है, दोनों का ही ताप एक ही आता है, जिसे हम स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जल है ना, और अल्कोहल है, दोनों को जब गर्म किया जा रहा है तो गर्म करने पर दोनों का क्वथनांक एक ही आएगा। तो इस तरह उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी। क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी। यानी कि द्विघटकीय, दो लिए द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसा हो, समान हो, यानी कि निश्चित ताप पर उबलते, ताप दोनों का सेम आ रहा, जहां क्वथनांक अलग अलग होगा वहां एक ही क्वथनांक आएगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, कैसे, इसको हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। ठीक है, कि उदाहरण में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो स्थिर क्वाथी जो है वो बनेंगे। ठीक है, देखो एक बात आपको और दिमाग में रखनी है, ध्यान में रखनी है बच्चों, क्या ध्यान में रखनी है कि हमेशा वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब है ना, ये ध्यान रखिए, वाष्प दाब जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्वथनांक के, किसके, क्वथनांक के, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, वाष्प दाब। ये बात आपको आगे याद आएगी, आगे आप इसको अच्छे से समझेंगे कि यानी वाष्प दाब जो भी है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम। ये तो बात हो गई हमारी स्थिर क्वाथी की, यानी कि दो हमने जो है द्रव लिए हैं, उन दोनों द्रवों का एक ही ताप पर जब हम उबालेंगे तो उबालने पर एक ही टेम्परेचर पर उबलना शुरू करते हैं, तो उनको कहते हैं स्थिर क्वाथी। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं। इसके मेनली स्थिर क्वाथी जो है बच्चों, स्थिर क्वाथी के दो प्रकार है ना। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है स्थिर क्वाथी का, उसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्रकार है हमारा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी कि स्थिर क्वाथी के दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा हुआ, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब न्यूनतम क्वथनांकी का क्या मतलब है, इस प्रकार के स्थिर क्वथनांकी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, कम, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, कम। इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से कम होता है। यानी कि दो, मान लीजिए मैंने जल या अल्कोहल मिलाया है और मिलाने पर उनका क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक अलग होगा, है ना, और अल्कोहल का क्वथनांक कुछ और होगा, तो दोनों का अलग अलग है, जल का अलग क्वथनांक है, अल्कोहल का अलग। लेकिन जब दोनों को साथ में मिला करके देखा गया तो उनका क्वथनांक उनके घटकों से भी कम आता है। यानी कि एक जो जल का अलग से क्वथनांक है, अल्कोहल का अलग से क्वथनांक है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तब जो क्वथनांक आया वो उनके क्वथनांक से भी कैसा आता है, कम आता है। कैसा आता है, कम। तब उसे कहा जाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, यानी कि दो हमने घटक लिए हैं,
जल और अल्कोहल दोनों घटकों को हमने मिलाया, तो मिलाने पर उनका जो क्वथनांक आएगा वो क्वथनांक उनके खुद के क्वथनांक से भी कम है, इसलिए उनको बोला जाता है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। ठीक है बच्चों, चलिए अब राउल्ट्स के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वथनांकी बनाते हैं। यानी कौन बनाता है इस तरह के? राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन। अब थोड़ा सा आप दिमाग में लाइए और याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था धनात्मक विचलन में? वाष्प दाब कम था या ज्यादा था? सोचिए। दूसरी बात थी यहाँ पर क्वथनांक क्या है, क्या आ रहा है? न्यूनतम क्वथनांकी। कौन सा आ रहा है? न्यूनतम। तो अब ये धनात्मक विचलन कैसे शो करेगा वो भी तो समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आएगा आपके समझ में। देखो कैसे आएगा, देखिए इधर हमने एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। हमने क्या एग्जाम्पल लिया? हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 95% अल्कोहल को 5% जल का मिश्रण। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु स्थिर क्वाथी का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मतलब हुआ इन सब चीजों का, वो अब देखिए। ठीक है, तो बच्चों अब इस न्यूनतम स्थिर क्वाथी को हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। जो उदाहरण मैंने आपको अभी अभी दिया, क्या उदाहरण दिया? देखिए इधर हमने क्या किया, यहाँ पर दो हमारे जो अवयव है, दो घटक हैं, क्या है? जल और अल्कोहल। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे ले रहे हैं एक तो जल, ठीक है, जल हो गया, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया है? दूसरा हमारे पास में है अल्कोहल। ठीक है, ये दो हमारे पास चीजें हैं, जल और अल्कोहल। ठीक है, अब हमने क्या किया? जल या अल्कोहल को जब हम मिलाएंगे, ये हमारा जल और अल्कोहल है। अब यहाँ पे जल हमने कितना लिया है? जल यहाँ पे लिया है 5%। कितना? 5%। 5%। ठीक है, और अल्कोहल कितना लिया है? 95%। या हम इसको कह सकते हैं 5 ml हमने लिया जल और 95 ml हमने लिया अल्कोहल। ठीक है, अब इन दोनों से मिला करके हमने एक मिश्रण बना दिया। ठीक है, अब जल का अपना खुद का क्वथनांक जो है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अल्कोहल का कितना है? अल्कोहल का है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो विलयन बन रहा है, इनको मिलाने पर यहाँ पर ए हमारा विलयन बन गया। ये विलयन जो बन गया है, ये जो विलयन हमारा बना है, इस विलयन का कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना, इसका क्वथनांक आया है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि यहाँ 78.5। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या? पहली बात तो ये कि दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं। पहले तो अलग अलग ताप था, अब दोनों एक ही ताप पर जो है वो उबल रहे हैं या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब दोनों के लिए एक ही टेम्परेचर आ रहा है। पहले अलग अलग था, है ना? इतनी सरप्राइजिंग बात। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जब दो घटकों को मिलाया जाए और उनका क्वथनांक जो है वो एक ही ताप पर आता है, तो उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी। अभी क्या हो गया? स्थिर क्वाथी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है न्यूनतम स्थिर क्वाथी। कैसे? न्यूनतम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनको मिलाने पर जो इनका क्वथनांक आ रहा है वो इनके घटकों के क्वथनांक से भी कम है कि नहीं है? देखो, जहाँ यहाँ 100 था 78 है, यहाँ 78.5 था, यहाँ 78 है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो जो अवयव है, दो घटक हमने मिलाए हैं, तो मिलाने पर जो विलयन बन रहा है उसका क्वथनांक जो है एक तो एक जगह स्थिर हो गया, तो स्थिर क्वाथी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि उसके घटकों के क्वथनांक से भी कम होता है, तो इस तरह को बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी। अब देखो यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सोचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि वाष्प
वाष्प दाब जो है वो वाष्प दाब क्या होती है, वाष्प दाब व्यक्त क्रमानुपाती है किसके, क्वथनांक के। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वथनांक के व्यक्त क्रमानुपाती है। कैसे, देखो जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे कम क्वथनांक तो हमें विलयन का दिख रहा है भैया। इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब कैसा हो गया है, कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। यानी कि विलयन जो है उसका क्वथनांक कम है, क्वथनांक कम है तो वाष्प दाब इसके लिए क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। और वाष्प दाब अगर ज्यादा हो गया है तो क्या मतलब है, राउल्ट्स के नियम से क्या शो करेगा, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जल की, ठीक है। जल का वाष्प दाब क्या है, इसका देखिए, इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम। वाष्प दाब कम है तभी तो क्वथनांक क्या है, ज्यादा। इसके लिए वाष्प दाब जो है वो इसकी तुलना में ज्यादा होगा, है ना, इसकी तुलना में वाष्प दाब ज्यादा होगा, वाष्प दाब ज्यादा, ठीक है। और सबसे ज्यादा विलयन का वाष्प दाब तो सबसे ज्यादा, तो इसका विलयन जो बात करें इसका सबसे ज्यादा, सबसे अधिक या ज्यादा हम बोल सकते हैं, सबसे अधिक वाष्प दाब। और हमें पता है कि जितनी ज्यादा वाष्प बन रही उतनी ही ज्यादा वाष्प दाब लगेगा। तो वाष्प दाब जब ज्यादा होता है तो वाष्प दाब किस कंडीशन में ज्यादा होता है, जब वहां पर उन कणों के मध्य, उन अवयवों के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही हो, तब उस केस में वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं राउल्ट्स का नियम देखूं तो राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग PA ज्यादा हो गया है, किससे, PA0 XA से, ठीक है। और PB भी ज्यादा, दैट मीन्स PB0 XB से। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है धनात्मक विचलन। क्या दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन, किससे, राउल्ट्स के नियम से। समझ गए मेरी बात। तो यानी कि दो घटकों को जब यहाँ पे मिलाया है तो मिलाने पर उनको जब क्वथनांक आया है वो उनके घटकों के क्वथनांक से भी कम है, तो इसे बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि वाष्प दाब जो होती है वो व्यक्त क्रमानुपाती क्वथनांक, अब क्वथनांक कम आ रहा है, इसका मतलब इसकी वाष्प दाब ज्यादा होगी, है ना। तो वाष्प दाब जितनी ज्यादा होगी उसे कम ताप देना पड़ेगा ना हमें। वही हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पर वाष्प दाब ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, ताप कम देना पड़ेगा। कम ताप पर भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा तो मतलब क्वथनांक इसका क्या आएगा, कम आएगा। जहां पर हमारी वाष्प दाब जो है कम है, वाष्प दाब कम है, यानी वायुमंडलीय दाब में वाष्प दाब में डिफरेंस ज्यादा है, तब उस केस में हमें ज्यादा ताप देना पड़ेगा उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में वहां पर क्या होगा, क्वथनांक जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए हमेशा कि वाष्प दाब जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उतना कम होगा। यहाँ पे वाष्प दाब जब विलयन बना उसके लिए क्या थी, ज्यादा। और ज्यादा वाष्प दाब का मतलब है कि विलयन की अगर वाष्प दाब ज्यादा हो गई तो राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब ज्यादा होती है तो ये क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। तो ऐसे विलयन जो न्यूनतम स्थिर क्वाथी होते हैं वो क्या प्रदर्शित करेंगे, वो राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बातें हो गई सारी हमारी किसकी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी की, ठीक है। अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रकार क्या है, दूसरा हमारा प्रकार है इसमें अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांकों से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
इस प्रकार के स्थिरक्वाथीय क्वथनांक उनके घटकों के क्वथनांकों से ज्यादा। भाई जहां पर न्यूनतम, नाम से ही पता चल रहा है न्यूनतम कम हो रहा है, यहाँ पे अधिकतम मतलब ज्यादा हो रहा है, तो उनके घटकों से भी जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा, हमें क्या बोलेंगे हम इस प्रकार को, अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम स्थिरक्वाथी क्वथनांकी। ठीक है, चलिए अब राउल्ट्स के नियम से ये कौन सा विचलन शो करेंगे, ये करेंगे हमारे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, तो राउल्ट्स के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण इस प्रकार का स्थिरक्वाथी बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण समझ लेते हैं हम। देखिए इसके लिए हमने उदाहरण लिया 68% HNO3 और 32% जल का मिश्रण लिया है, और इसको हमने ये इस प्रकार का अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी बनाया है, जहां जल का क्वथनांक हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HNO3 का कितना है 86%। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन स्थिरक्वाथी क्वथनांक जो आएगा उसका कितना है 120.5 है। भैया ये तो जल से भी आगे चला गया और इसके 86 से भी ज्यादा चला गया, यानी कि हमने किस रेशो में मिलाया, देखिए 68 और 32। ठीक है, तो बच्चों इसको अब हम समझते हैं, जो हमने उदाहरण अभी अभी देखा है, अब इस उदाहरण को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यहाँ पर ऐसे संभव होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है मिश्रण, वो हमारा मिश्रण क्या है, हमारा मिश्रण है जल और HNO3। ठीक है, तो हमने लिया है HNO3, ठीक है, और इसके साथ हमने लिया है जल, वाटर। ठीक है, HNO3 हमने कितना लिया है, हमने ये लिया है 68% और ये लिया है 32%, यानी कि 68 ml और 32 ml। ठीक है, अब यहाँ पर इसका HNO3 का हमारा जो है वो क्या है, क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जल का हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाने पर, यहाँ पे लिख दो मिलाने पर हमारा यहाँ क्या बन गया है, विलियन। क्या बन गया है, विलियन। ठीक है, अब इस विलियन के लिए जो हमारा क्वथनांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आएगा 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी, अधिकतम जिसका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से भी अधिक हो। इसका क्वथनांक इन दोनों, ये दो घटक है, इनसे भी ज्यादा आ रहा है, यानी एक तो बात ये कि दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं तो स्थिरक्वाथी हो गए। ठीक है, दूसरी यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो क्वथनांक आ रहा है वो इन दोनों से भी ज्यादा है ना, इन दोनों से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वाष्प दाब थी, है ना, वाष्प दाब क्या थी यहाँ पे कम। यहाँ पे जब हम बात करें तो इनके लिए देखो, इसके लिए सबसे ज्यादा वाष्प दाब। अगर इस तरह से एक ग्राफ बनाया जाए, देखो एक अगर हम ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ये वाला, ये मान लीजिए ये है वायुमंडलीय दाब, ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर इस वायुमंडलीय दाब के लिए मुझे पास में जो है H2 है, जल है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, ऐसे ले लेते हैं या फिर ऐसे ले, HNO3 कैसे भी ले लीजिए। HNO3 के लिए सबसे कम आ रहा है क्वथनांक कम आ रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पे ये हमारा है HNO3 के लिए। ठीक है, HNO3 के लिए वाष्प दाब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में हमारा जल है, तो जल का जो है क्वथनांक वो इससे क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब जो है वो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया जल, यानी वाटर, ये जल का वाष्प दाब है। और जब हमने विलयन बनाया, इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना है उसका क्वथनांक तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वायुमंडलीय दाब सबसे कम है। जो विलयन हमारा है, ये विलयन जो है, इसके लिए यहाँ पे ये वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब कैसी हुई, इसके लिए कम हुई। वाष्प दाब क्या हुई, कम। भाई यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, वाष्प दाब, ये वाष्प दाब का लेवल है यहाँ सबसे ज्यादा, इसके लिए वाष्प दाब, क्वथनांक कम है ना, इसके लिए और यहाँ पे थोड़ा सा वाष्प दाब ज्यादा हो गया तो क्वथनांक जो है वो वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो अब
इसके लिए वाष्प दाब तो और भी कम है ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कम 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 फिर और कम होता जा रहा है, वाष्प दाब कम होता जा रहा है। तो वाष्प दाब जितना कम होगा उस केस में क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उतना ही ज्यादा ताप इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए क्या बच्चों, कि वाष्प दाब जो होता है वो वाष्प दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्वथनांक के। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा। यहाँ वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक कम, यहाँ वाष्प दाब कम है बहुत कम है, नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ताप ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसका क्वथनांक जो होगा इन दोनों की तुलना में ज्यादा हो गया। तो इस तरह इसको बोलते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सा विचलन दर्शा रहे हैं, ये ऋणात्मक। क्यों, यानी कि वाष्प क्या है, वाष्प दाब कम लग रहा है, वाष्प दाब कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाष्प दाब किसका, विलयन का, वाष्प दाब विलयन का कम है, वाष्प दाब कम है विलयन का, तो विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इसका मतलब PA is less than PA not XA and PB is less than PB not XB से, यानी कि इनके दाब ज्यादा आ रहे हैं, इनके दाब ज्यादा आ रहे हैं, है ना, जबकि इसका दाब कम आ रहा है, टोटल का दाब कम आ रहा है, इनका दाब ज्यादा आ रहा है। ये कौन सा विचलन हो गया हमारा, ऋणात्मक विचलन। तो राउल्ट्स के नियम से ये क्या दिखा रहे हैं, ऋणात्मक विचलन। और राउल्ट्स के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर वाष्प दाब कम है ना, वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब कम है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा हमारा ऋणात्मक विचलन, यानी कि डेल्टा H डेल्टा V इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो वाष्प दाब कम लग रहा है, वाष्प कम बन रही है तो दाब भी कम लगेगा। ठीक है, और जो टोटल जो विलयन बन रहा है उसके लिए वाष्प दाब एक शुद्ध द्रव के वाष्प दाब की तुलना में कम हो गया, यानी विलयन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आंशिक वाष्प दाब। तो वो आंशिक वाष्प दाब शुद्ध द्रव की तुलना के वाष्प दाब में कम हो गया है, यानी दोनों को मिला। और ऐसा कम क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कणों के बीच में है, देखो जितना ज्यादा आकर्षण होगा उस केस में वाष्प जो होगी उतनी कम बनेगी, और जितना कम आकर्षण होगा, दूर दूर होंगे, उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। और वाष्प दाब जितना ज्यादा होगा तो वो धनात्मक विचलन शो करेगा, वाष्प दाब कम होगा तो ऋणात्मक शो करेगा। और ऋणात्मक कब करेगा, जब उनके बीच में अन्योन्य क्रिया बहुत ज्यादा अधिक है, यानी बहुत अधिक अच्छे बंध से बंधे हुए हैं आपस में, आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बंध ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में वाष्प दाब कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन हमारा कौन दर्शाएगा, जो विलयन क्या होगा, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, क्वथनांक की। हम जो पढ़ रहे हैं स्थिर क्वाथी की, यानी कि वो ऐसे विलयन जिनको मिलाने पर उनका क्वथनांक फिक्स हो जाता है। देखो दोनों का अलग अलग था, लेकिन मिलाने पर दोनों एक ही ताप पर उबल रहा है, यही स्थिर क्वाथी है। ये ध्यान रखिएगा, बस इसमें कम और ज्यादा, न्यूनतम और अधिकतम, ये ध्यान रखना। न्यूनतम है तो धनात्मक विचलन, अधिकतम है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी सारी बातें थी किसके बारे में, ये सारी हमारे बातें हुई हैं स्थिर क्वाथी क्वथनांक के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने पूरा का पूरा स्थिर क्वाथी पढ़ लिया है, हमें ये भी समझ में आ गया कौन अधिकतम करेगा और कौन न्यूनतम। हमने आदर्श और अनादर्श विलयन जो था उनके मध्य में अंतर भी देख लिया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी परेशान होना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न आए तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ रहिए, बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।